हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कि इस जर्नी में मैं हूं आपकी फ्रेंड, मैं हूं आपकी गाइड डॉक्टर विनीता अरोड़ा। और आज की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास में हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। यस गाइस, जब हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि जब कंपनी का समापन हो जाता है, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो उसके बाद किस तरह से उसके ट्रीटमेंट किए जाएंगे। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए चलते हैं आज की ई क्लास में। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या अकाउंट्स इन लिक्विडेशन की बात जब की जाती है गाइस, तो इसके कंसिडरेशन में सबसे पहले यदि हम जो बात करना चाहेंगे, जो सीखना चाहेंगे, वो है लिक्विडेशन क्या है। यानी यहाँ पर जब कंपनी के लिक्विडेशन या समापन की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में हमें याद आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यानी हम ये मान कर चलते हैं कि कंपनी एक लंबे समय तक चलती ही रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ घटनाएं ऐसी होती है तो कंपनी का लिक्विडेशन करना होता है। तो यानी लिक्विडेशन से बात करें तो लिक्विडेशन मीन्स द कंप्लीट वाइंड अप ऑफ कंपनी। जी हाँ, कंपनी का कंप्लीट वाइंड अप कर दिया जाए, इसका मतलब सारी एसेट्स को बेच दिया जाए, यानी उन्हें सेल कर दिया जाए, उन्हें रियलाइज कर लिया जाए, और इस सेल से जो अमाउंट मिला है उस अमाउंट से कंपनीज की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। यानी हम जब लिक्विडेशन की बात करते हैं तो लिक्विडेशन में ये कंप्लीट प्रोसेस शामिल होता है कि कंपनी की संपत्तियों को बेच दिया जाए और कंपनी से इस तरह से जो अमाउंट्स मिलती है उससे कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होती है उन सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाए। यानी फाइनली कंपनी की सारी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर दें और कंपनी का पूरी तरह से विघटन कर दें। इट इज़ कॉल्ड द लिक्विडेशन, यानी कंपनी का विघटन या समापन। नाउ अब बात करते हैं गाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। यानी कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, किस तरह से कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। तो इस संबंध में दो तरीके हैं कि जिस तरह से कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। सबसे पहले कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाता है, यानी यहाँ पर अनिवार्यतः कंपनी का समापन कर दिया जाता है, जबकि यहाँ वॉलेंटरी वाइंड अप ये एक तरह का स्वैच्छिक समापन होता है। किस तरह से ये स्वैच्छिक समापन और ये कंपल्सरी विघटन, कंपल्सरी वाइंड अप काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब कंपल्सरी वाइंड अप की बात करते हैं, यानी यहाँ पर कंपनी को इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, यानी कंपनी के संचालक मंडल ये चाहता है कि कंपनी का समापन कर दिया जाए, कंपनी के स्वामी ये चाहते हैं कि कंपनी का समापन कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और इस तरह से कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाएगा एक कंपनी का। या फिर ऐसी कंपनी ने भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि कोई कंपनी किसी इस तरह का एग्रीमेंट करती है जो कि भारत की संप्रभुता, एकता के खिलाफ है, किसी भी तरह से भारत की यूनिटी को, किसी भी तरह से भारत की इंटीग्रिटी को चोट पहुँची हो, उसे खराब करती हो, इसे परेशान करती हो, तो इस तरह के संबंध में भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट कंपल्सरी वाइंड अप की परमिशन दे देता है, यानी कंपनी का कंपल्सरी वाइंड अप हो जाएगा। या फिर कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 1014 यानी 14 के अंतर्गत आदेश दे दिया गया हो। देखिए, इस तरह का आदेश तब दिया जाता है जबकि कंपनी में किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न बाकी हो, तो कंपनी यहाँ पर अपने सेक्शन 14 के तहत आदेश दे देगी। इसके अंतर्गत कंपनी यदि सिक हो गई हो तो ऐसी कंडीशन में कंपनीज एक्ट के अध्याय यानी चैप्टर 14 के अंतर्गत उसका कंपल्सरीली यानी उसके अनिवार्य समापन का आदेश दे दिया जाएगा। नाउ कंपनी का संचालन कपटपूर्वक चल रहा हो, यानी कोई इलीगल कोई काम हो रहा हो कंपनी में, किसी तरह का विधि विरुद्ध कोई उद्देश्य हो जो कि कंपनी लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग या फिर इंडियंस एक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं हो, तो उसके लिए भी कंपनी का कंपल्सरीली
समापन कर दिया जाएगा, या फिर उसने रजिस्ट्रार को वार्षिक विवरण फाइल करने में पिछले 5 साल में त्रुटि की हो, तो इस तरह से भी कंपनी का अनिवार्य समापन हो जाता है। यदि कंपनी ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई कंपनी अपने आप को डिक्लेयर कर देती है इंसॉल्वेंट, यानी वो अब कंपनी के ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। ऐसी कंडीशन में कंपनी का कंपल्सरीली वाइंड अप कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सहारा इंडिया जब हुआ था, इसमें कंपनी ने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था, तो ऐसी कंडीशन में भी कंपनी का वाइंड अप हो जाता है ना। उसका समापन यदि उचित और न्याय संगत हो तो भी कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। कंपनी का इस तरह का कंपल्सरीली वाइंड अप ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा किया जाता है। नाउ अब बात करते हैं वॉलंटरीली वाइंड अप की, यानी स्वैच्छिक समापन में। स्वैच्छिक समापन भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो साधारण प्रस्ताव पारित कर दिया जाए या विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। साधारण प्रस्ताव यानी एक कॉमन सिंपल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए यदि कंपनी की अवधि समाप्त हो रही हो। मान लीजिए कंपनी इसी तरह से कंपनी का क्रिएशन भी पर्टिकुलरली किसी टाइम पीरियड के लिए हुआ हो, तो उस टाइम पीरियड के समाप्त होने पर कंपनी का समापन हो ही जाएगा। यदि कंपनी ने ऐसे उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, वो उद्देश्य पूरा हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का वॉलंटरीली रिटायरमेंट, कंपनी का वॉलंटरीली वाइंड अप एक सिंपल प्रपोजल द्वारा ही कर दिया जाएगा। लेकिन कई बार कंपनी के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पारित किया जाता है। यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पारित कर दिया जाए कंपनी के संचालक बोर्ड द्वारा या कंपनी के अंशधारियों द्वारा, तो भी वो अपनी अर्जी कोर्ट में दे सकता है और कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है। तो गाइस, ये तो कुछ हमने बात की कि लिक्विडेशन क्या होता है और फाइनली कंपनी के लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के कौन कौन से तरीके होते हैं। नाउ कंपनी के लिक्विडेशन के संबंध में कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन टर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूटर्स या अंशदाता की। ये टर्म्स आपको इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन टर्म्स को पूछा जाता है, और साथ ही जब आप कंपनीज के लिक्विडेशन के वाइंड अप के संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे यानी स्टेटमेंट बनाएंगे, तो भी इन टर्म्स को जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहला टर्म जो मैं आपके सामने रख रही हूँ वो है कंट्रीब्यूटरी या फिर अंशदाता। देखिए, कंट्रीब्यूटरी अंशदाता क्या होते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है ये कंट्रीब्यूटरी है। सबसे पहले तो इनमें शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को शामिल किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वे कंपनी के स्वामी होते हैं। इसलिए अब कंपनी का समापन हो रहा है तो कंपनी के समापन में इनकी उत्तरदायित्व बनता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेती हूँ कि यदि एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक सिंपल बिजनेस यदि आप चला रहे हैं, तो उस बिजनेस के समाप्त होने पर पूरी तरह से कंप्लीट जो दायित्व बनता है, चाहे किसी भी तरह के डेफिशिएंसी का हो या किसी भी तरह के सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने का हो, तो वो कंप्लीटली स्वामी या ऑनर के पास ही होता है। सेम यही कंडीशन कंपनी के लिए भी, यानी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अंशदाता होते हैं, कंपनी के कंट्रीब्यूटरी होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के समापन की दशा में कंपनी की संपत्तियों में अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो कंपनी को ये अंशदाता अपना अंश देंगे। जितने शेयर्स उन्होंने लिए हुए हैं कंपनी के, उतने शेयर्स तक अपनी लाइबिलिटी को सीमित रखते हैं और उतना ही अंश ये कंपनी को देते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है लिक्विडेशन का मतलब यही होता है कि संपत्तियों को बेच दिया जाए और फिर लाइबिलिटीज़ का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि संपत्तियों से इतना पैसा वसूल हो जाए कि सारी की सारी लाइबिलिटीज़ का भुगतान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं, ये जो अंशदाता होते हैं, ये अंशदाता कुछ अंश का दान करते हैं जिससे कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जा सके। इसीलिए जब भी कंपनी लिक्विड होती है, जब भी कंपनी का समापन होता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कंट्रीब्यूटरीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तो गाइज, यहाँ पर जो कंपनी के समापन की दशा में कंपनी की संपत्तियों में अंशदान करने के लिए उत्तरदायी है वो अंशदाता कहलाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ आंशिक प्रदत्त जो अंश होते हैं, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था जिस पर अभी तक 8 रुपये ही मांगा गया है, नाउ इन्हें 2 रुपये चुकाना होगा। ये होते हैं आंशिक प्रदत्त अंशधारी।
पूर्ण प्रदत्त अंशधारी भी कंट्रीब्यूटरीज में शामिल होते हैं। इन्होंने 10 रुपये चुका दिए हैं, इनसे कुछ वसूला नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी यदि रहती है तो इस डेफिशिएंसी के लिए उनका कुछ लाइबिलिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन पूर्ण प्रदत्त अंशधारियों को भी पूरा करना होगा। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आंशिक प्रदत्त अंशधारियों के साथ साथ पूर्ण प्रदत्त अंशधारी फुल्ली पेड अप शेयर्स और पार्टली पेड अप शेयर्स दोनों ही कंट्रीब्यूटरीज में शामिल होते हैं, लेकिन इनका दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो, तो वहां पर इनका अपनी लाइबिलिटी शुरू होगी कि इन्हें कंपनी में कुछ अंशदान करना होगा। नाउ विद्यमान अंशधारी यानी जो कंपनी के समापन के समय एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, कंपनी के समापन के समय कंपनी के जो अंशधारी हैं वो लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? ये लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज जो कंपनी के विद्यमान अंशधारी हैं, एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन कंपनी के बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में एग्जिस्ट करते हैं, वो लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। और जो भूतपूर्व सदस्य है वो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। और ये लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? जो कि कंपनी के समापन की डेट से, डेट ऑफ लिक्विडेशन से बिल्कुल 1 साल पहले कंपनी की बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे हों। यहाँ पर एग्जैक्टली 1 साल की 12 महीने की मैं बात आपको बता रही हूँ। जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है उसके बिल्कुल डेट 12 महीने पहले चले जाइए और तब तक जो कंपनी के अंशधारी हैं वो सभी इस लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज में शामिल होंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कोई भी इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज़ को बेचता और ख़रीदता रहता है। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है तो 1 साल से पहले जो भी कंपनी के बैलेंस शीट में एज शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी या भूतपूर्व सदस्य कहलाते हैं। इन सभी का दायित्व बनता है जब कंपनी का समापन होता है। इसलिए सबसे पहला काम यही है, जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के विद्यमान अंशधारी और भूतपूर्व सदस्य उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमें यदि किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी होता है तो किससे किससे कितनी अमाउंट मंगवानी है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो भूतपूर्व सदस्य यानी लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज हैं, इनका दायित्व उन्हीं लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए बनेगा, इनका दायित्व उन्हीं लाइबिलिटीज में अंशदान करने के लिए बनेगा जो इनके रहते हुए कंपनी में यदि कोई दायित्व किया गया हो। ऐसा कोई दायित्व या एग्रीमेंट जो इनके जाने के बाद, इनके कंपनी की सदस्यता को छोड़ने के बाद किया गया हो, उनके लिए ये लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी लाइबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ अगली बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, यानी जो हमारा अगला टर्म है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ कि किस तरह से एक स्थिति विवरण तैयार किया जाता है जब कंपनी का समापन होता है। इसमें स्टूडेंट्स लिस्ट ए से लेकर लिस्ट एच तक सारी लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये एक तरह का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर और अमाउंट से रिलेटेड। यहाँ पर सारी लिस्ट प्रोवाइड होती है, लिस्ट ए में कौन कौन सी है, इसी तरह से लिस्ट बी सी डी ई एफ जी एच में कौन कौन सी लिस्ट शामिल होती है। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपको इन सारी लिस्ट को ध्यान में रखना होगा। पर्टिकुलरली वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर लिस्ट किससे संबंध में है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। लिस्ट ए उन सारी एसेट्स को बताती है जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। स्पेसिफिकली प्लेस्ड का मतलब यानी जिसके अगेंस्ट में कोई प्रभार रखा गया है। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, और उस बिल्डिंग को खरीदने से पहले मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक लोन में मैंने अपनी कोई संपत्ति या कोई किसी तरह के पेपर्स प्लेस्ड किए हैं, प्रभार के रूप में रखे हैं। तो ऐसी सारी एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जिसके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई प्रभार या कोई प्लेज रखा गया है। नाउ लिस्ट बी में उन सभी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई प्रभार नहीं है। देखिए गाइस, आप सभी को अच्छे से पता है यदि किसी अगेंस्ट में सिक्योरिटीज रखी गई है, कोई प्रभार रखा गया है, तो ऐसी संपत्तियों को बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में पहले हमने यहाँ पर सिक्योरिटीज रखी हुई है। तो हमें उन सिक्योरिटीज को छुड़वाना होगा, उसके बाद हम इनको बेच सकते हैं, अदरवाइज हम इनको बेच नहीं सकते। तो ये बड़ा टिपिकल काम रहेगा, इसलिए इन सभी संपत्तियों को लिस्ट ए में रख दिया जाता है। और हमें बेचना क्यों है? क्योंकि हमें
सारी लाइबिलिटीज़ का भुगतान करवाना है, इसलिए संपत्तियों को बेचना होगा। तो संपत्तियों को भी बाइफिकेट कर लीजिए, जो कि स्पेशली प्लेस्ड है और जो प्लेस्ड नहीं है। इन संपत्तियों को बहुत आसानी से बेचा जा सकेगा और पैसा निकाल लिया जाएगा कि पर्टिकुलरली कितनी संपत्तियों से कितना पैसा मिला है। नाउ अब जो हमें पेमेंट मिला है उस पेमेंट से अब आप शुरू हो जाइए लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए। और उसमें जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो कुछ इस तरह से लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिखाए जाते हैं। देखिए सी से यहाँ पर लिस्ट सी बनेगा, याद रखिएगा लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। और ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। ऐसे क्रेडिटर्स जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखी तो नहीं गई है, लेकिन उन्हें पहले पेमेंट कराना होता है। कुछ भी पेमेंट करने से पहले सबसे पहले इन्हीं का ही पेमेंट होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई लीगल लाइबिलिटीज़ है उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। किसी भी तरह से गवर्नमेंट को कोई टैक्स चुकाना है, रेट चुकाना है, रेंट चुकाने हैं, ये सभी तरह के लाइबिलिटीज़ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। कई बार कर्मचारी अधिनियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी को कोई वेतन या सैलरी या वेजेस का भुगतान करना है जो बकाया है, तो सबसे पहले उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा। ये सभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहलाते हैं। किसी तरह का कोई लीगल दायित्व है उस दायित्व को भी पहले भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये पहले भुगतान करने वाले दायित्व प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जिनका सबसे पहले भुगतान करिए। नाउ लिस्ट डी में डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, वो सारे डिबेंचर्स देखिए डी से लिस्ट डी याद रखिए। डिबेंचर्स जिनके अगेंस्ट में कोई कंपनी की संपत्ति का फ्लोटिंग चार्ज रखा गया है उन्हें निपटाया जाएगा। उसके बाद लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अलावा जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो सभी अनसिक्योर्ड हैं, जिनके अगेंस्ट में कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो प्रेफरेंशियल नहीं है, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। जब डिबेंचर्स का पेमेंट हो जाए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाना चाहिए। और उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल का लिस्ट एफ में बताया जाता है और लिस्ट एफ में प्रेफरेंशियल कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। आप सभी को पता है इक्विटी शेयर होल्डर से प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पहले भुगतान किया जाता है, उन्हें प्रेफरेंस होता है। नाउ लिस्ट जी में इक्विटी शेयर कैपिटल को लिखा जाता है। यहाँ पर गाइस काम आते हैं आपके आंशिक प्रदत्त अंश, पूर्ण प्रदत्त अंश, जो विद्यमान अंशधारी है, जो भूतपूर्व अंशधारी हैं, ये सभी यहाँ पर काम आ जाने वाले हैं। तो गाइस इस तरह से ये सभी लिस्ट जी में मेंटेन कर लिया जाता है। और फाइनली लिस्ट एच में एक डेफिशिएंसी निकाली जाती है या सरप्लस निकाला जाता है। फाइनली जितना भी पैसा हमारे पास कलेक्ट हुआ है उस कलेक्टेड पैसे में से जो भी पेमेंट हमने किया है उसके बाद हमें डेफिशिएंसी बच रही है, किसी तरह की कोई कमी है या किसी तरह का कोई सरप्लस हमारे सामने बच रहा है, वो डिपेंड करेगा। ये जो सरप्लस जो बचता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है। लेकिन यदि कोई डेफिशिएंसी है तो इक्विटी शेयर होल्डर, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर काम आने वाले हैं, उन इक्विटी शेयर होल्डर से कंट्रीब्यूशन करवाया जाता है। तो गाइस इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके सामने रखे कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है और कौन होते हैं कंट्रीब्यूटरीज। नाउ गाइस हमारी अगली क्लास में हम बात करेंगे कि लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है। नाउ कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम जरूर से बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।